सर आज की हॉरर स्टोरी में क्या सुनाने वाले हैं आप? आज की स्टोरी थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि आज एक बेस्ट फ्रेंड है जो अपनी ही फ्रेंड का बलात्कार करा देती है, वो भी एक नहीं चार चार लोगों के साथ। और जब वो बलात्कार कराती है, फिर जब वो लड़की खत्म हो जाती है और जब वो आत्मा बन जाती है, फिर उसके बाद वो किस तरीके का मंजर पैदा करती है, ये सुनने वालों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कहा जाता है कि आज भी वो आत्मा की खनक देखने को मिलती है जहां पर कि मैं बात बता रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते इस स्टोरी को जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। दरअसल ये बात शुरू होती है एक गांव जिसका नाम है चंदरपुर। इस चंदरपुर के अंदर एक सभ्य सुशील परिवार के अंदर रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम तानवी होता है। अभी यह मात्र 15 साल की थी कि समय के साथ हर एक इंसान इसकी तारीफ करता था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसकी शक्ल बहुत अच्छी थी, हर कोई इसकी शक्ल का तो दीवाना था ही। यूं कहे जब भी कोई इंसान मिलता था तो इसको कॉम्प्लीमेंट अक्सर दे दिया करता था। दिल की अच्छी थी, लोगों की मदद करती थी, हर समय पर लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आती थी। इस वजह से ये जो तन्वी है अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में और अपने रिश्तेदारों में बड़ी प्रचलित रहती थी। अच्छा, लेकिन जो तन्वी है इसके जो विचारात्मक ख्याल हैं वो थोड़ा सा इन नॉर्मल लड़कियों से अलग थे। वो गांव की होने के बावजूद भी गांव की नहीं रहना चाहती थी। उसका मन था कि वो बाहर निकले, पूरी दुनिया को देखे और दुनिया में अपने पंखों को फैलाए और इस समाज को, इस ब्रह्मांड को हर जगह से वो तलाश सके जहां पर उसकी अधूरी इच्छाएं हैं। यानी कि अपने मन को बहुत कुछ इतना बड़ा करके देखना चाहती थी कि वो सब अपनी आंखों से देखे और अपने घर वालों का नाम रोशन करे। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो सिर्फ गांव की रहने वाली एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ जैसी महिला जैसी लाइफ जिंदगी नहीं चाहती थी। उसको चाहिए था एक ऐसी लड़की जो सच में बहुत सारा पैसा कमाए और अपने माँ बाप को गरीबी से निकालकर एक ऐसी जिंदगी दे सके जिससे फक्र हो कि ये मेरी बेटी है। ये थी तन्वी। तो तन्वी की शुरुआत थोड़ा सा तो अच्छा रहा है, लेकिन जब इसका क्रॉस हो जाता वही 12th वगैरह, तब इसको लगता है कि मुझे कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लड़कियां होती हैं जो छोटा छोटा कॉलेज के जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उससे लगे हुए जो यूनिवर्सिटीज के कॉलेज होते हैं वहाँ पर दाखिला करा लेती हैं। लेकिन इसका मन था कि मैं किसी ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ पर मुझे एक ऐसा वातावरण मिले जो मुझको एक नई जिंदगी दे। तो इसका मन निकला इलाहाबाद की तरफ जाने का। इलाहाबाद की तरफ इसलिए बोल रहा क्योंकि मैं जिक्र नहीं करना चाहता कि किस कॉलेज की ये हरकत है, किस कॉलेज में ऐसा हुआ था ये हादसा। उस कॉलेज का नाम लेना मेरे लिए शायद सही नहीं रहेगा। इन रियल स्टोरी है तो आपको हर एक चीज, आपको हर जगह पर अगर आप चाहोगे तो पता लग जाएगी। तो दरअसल वो जो कॉलेज है, हालांकि कॉलेज के अंदर बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, कोएड कॉलेज है। मॉडर्निज्म का थोड़ा सा विस्तार हो रखा है, लोग एक दूसरे को समझते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं। बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां अलग बैठेंगी, लड़के अलग बैठेंगे, सबको एक साथ बैठ सकते हैं। प्रोफेसर्स आते हैं, क्लास अटेंड कराई जाती है। अच्छा, ये लड़की अपने जो चंदनपुर गांव है उससे लगभग से लगभग 300 या 400 किलोमीटर दूर वाले कॉलेज को ज्वाइन करती है। तब इतनी दूर पर रोज का आना जाना शायद मुश्किल सा था, तो वहीं पर कॉलेज से ही संबंधित एक पीजी यानी कि पेइंग गेस्ट होता है, वहां पर ये रहती है। पहले तो ये अकेले रह रही थी, किसी के साथ नहीं थी। तो इसको कुछ अजीब सा लगा कि गाँव से है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती थी, थोड़ा सा अपने आप में दबती थी। ये जितना खुली अपने लोगों के बीच में रहती थी उतना यहाँ पर खुल नहीं पाती थी, सीधी बहुत थी, लोगों के साथ कभी गलत नहीं करती थी। अपने क्लास के जो क्लासमेट्स होते हैं उनकी भी मदद कर दिया करती थी। कई बार कई इसके जो दोस्त बने, हालांकि इतनी जल्दी दोस्त बनाती नहीं थी, जो भी बनते थे उनके साथ बड़े अच्छे से बर्ताव कर रखती और उनकी मदद किया करती थी जो भी इसके पास हुआ करता था। कई बार इनकी माँ कुछ बनाकर अगर तन्वी के लिए भेजा करती थी तो ये भी अपने दोस्तों को शेयर करके खाया करती थी। ये ऐसी एक लड़की थी जो समय नहीं लगा अपने कॉलेज में प्रचलित हो गई। और प्रचलित होने की वजह कुछ इसके पास खास थी कि पहली बात इसको डांस बहुत अच्छा आता था। इसके जो डांस करने का अंदाज था, इसकी जो अदाएं थी, वो सच में पूरे कॉलेज में खूबसूरत से खूबसूरत लड़की के पास नहीं थी। जब खूबसूरती की बात करी जाए और तन्वी को रख दिया जाए तो खूबसूरती का शब्द हल्का पड़ जाए, ये इतनी खूबसूरत थी। कॉलेज का लगभग कोई ऐसा लड़का रहा होगा जो तन्वी को अपनी गर्लफ्रेंड न बनाने की सोच रहा हो। हर एक इंसान बातों बातों में तन्वी से बात करने की कोशिश करता, कभी कोई प्रोजेक्ट के माध्यम से, कभी किसी टीचर ने बुलाया है, तो कभी मेस चले चलते हैं, आपका पेइंग गेस्ट कहाँ पर है, मतलब वो पीजी कहाँ पर है, मैं आपको छोड़ दूँ क्या। ऐसी बहुत कुछ वारदातें हुआ करती थी जिसकी वजह से लड़कों के बीच में भी इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, एक लड़की खूबसूरत और जब बेहद खूबसूरत हो, बाल नैन नस्क बहुत खूबसूरत हो, तो जाहिर सी बात कोई लड़का दीवाना हो जाता है। लेकिन तब क्या जब एक लड़की की लड़कियां भी दीवानी होती चली जाएं। हालांकि वो उसकी सादगी, वो उसका सीधापन ही लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था उसको।
हर एक इंसान उसकी तारीफ करता था। वहाँ की वार्डन, वहाँ की मैम, वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के जो भी ईडी, बहुत जितने भी लोग थे, सब कहीं ना कहीं तन्वी को जानते जरूर थे। और कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था जहाँ तन्वी हिस्सा नहीं लेती थी। तन्वी हर जगह पर हिस्सेदार थी, इसलिए जगहों जगहों पर प्रचलित थी। और यही नहीं, और जो भी क्लास में पढ़ाया जाता और उस क्लास का जो एग्जामिनेशन होता, उस एग्जाम में भी टॉप आने की कोशिश करती। वो दिन दूर नहीं था कि नंबर 1 टॉप तन्वी अपने कॉलेज में आती है। फर्स्ट सेमेस्टर में ही लोगों की नजरें तन्वी की तरफ और हो जाती हैं और इसकी तरफ लोग अच्छे से बर्ताव करते हैं। अच्छा, जब आप इतनी प्रचलित होने लगो तो लोगों को खलने लगता है, कुछ लोगों को। वही हो अपने समाज के अंदर, जब आप रहते हो, आप बहुत ज़्यादा फेमस होते हो और अमीर होते जाते हो तो लोग आपके दुश्मन बनते हैं। कॉलेज का भी कुछ यूं ही दस्तूर था। वो जिस कदर अपने आप को प्रचलित कर रही थी, लोगों के बीच में अच्छा कर रही थी, वैसे वैसे इसके दुश्मन बढ़ते चले जा रहे थे। पीजी में रहती थी। थोड़े ही दिन के बाद इसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम नायरा होता है। ये नायरा बहुत खास है इस स्टोरी में। ये नायरा उस पीजी में बोलती है तन्वी से कि मुझे भी अपने साथ रख लो, मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं भी दूर दराज एक गांव का नाम लेती है, मैं वहाँ से आई हूँ और मुझे भी सीखना है, रहना है और अच्छा भी रहेगा कि हम दोनों लोग अगर एक साथ रहें तो कोई चीज़ की अगर कमी पड़ेगी तो एक दूसरे की मदद कर देंगे। अच्छा, तन्वी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके लिए तो अच्छा ही था, कोई एक मिल जाए गेस्ट जो साथ में रहे, और अपने साथ में रहेगा तो एक से तो दो दूजे भले होते हैं। वही तन्वी का ख्यालात था। अक्सर इनकी बात माँ से हुआ करती थी तन्वी की। तो तन्वी ने अपने माँ को भी जिक्र करा था इस बारे में कि एक नई जो है लड़की जिसका नाम नायरा है वो आई है, बहुत ही अच्छी है, प्यारी है, बातें अच्छी करती है। लेकिन बस कमी यहाँ पर यह थी कि नायरा इतनी खूबसूरत नहीं थी, एवरेज लड़की थी। एवरेज से भी थोड़ा आप कम कह सकते हो, यूँ कहें थोड़ा सा बहन जी टाइप। सूट में पहनना और एकदम चोटी को बांध लेना, बैग पकड़ना तो वो पुराने ज़माने का टाइप का, और वो पिट्ठू बैग डाल के चलती थी, जैसे लगे कि एकदम कोई बहन जी टाइप लड़की आ रही है। और ये थोड़ा स्मार्ट थी। धीरे धीरे समय गुजरता है और फर्स्ट सेमेस्टर भी इनका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड सेमेस्टर लगभग हाफ आ जाता है। ये वो सेमेस्टर का समय होता है जब लगभग आप बहुत फ्रैंक हो जाते हो अपने लोगों के बीच में, आपके कई सारे दोस्त बन जाते हैं और आपकी यादें और आपकी मेमोरीज बहुत बन जाती है अपने लोगों के बीच में। ऐसा ही कुछ तानवी और नायरा का था। ये दोनों साथ में रहते रहते एक दूसरे की भावनाओं को समझ चुके थे। वो क्या सोचती है, वो क्या खाती है, वो क्या पहनती है, वो कैसे रहेगी, इन सारी बातों पर अक्सर चर्चा किया करते थे। और तानवी जो कि बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, वो अक्सर नायरा को बताया करती थी कि तुम भी अच्छे से रहा करो। कहीं ना कहीं उसको ग्रूम करा करती थी, दिया करती थी, ट्रेनिंग दिया करती थी, ये मत पहनो, ये पहन लो। हर कुछ ट्राई किया करती थी कि नायरा बहुत अच्छी दिखने लगे। नायरा के अंदर पता नहीं क्यों इस चीज़ के ईगो था कि वो मुझको क्यों समझा रही है। हालांकि वो पहले खुद जाती पूछने कि ये जो तुमने लिया ये कहाँ से लिया, ये ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है, ये बैग बड़ा अच्छा लग रहा है, वो लड़का बड़ा अच्छा लग रहा है जो उस दिन तुमसे बात कर रहा था। कई बार ये रात में लेटती और बीते दिन में क्या क्या बातें हुई उन बातों पर भी चर्चा किया करती थी। रात में लेटे लेटे लंबी लंबी बातें हो जाया करती थी। कभी प्रोजेक्ट के तहत कई लड़कियां और भी आती थी, बात करती थी। हालांकि अपने समय अनुसार यानी 8 बजे के आसपास उस पीजी से निकलकर अपने अपने पीजी चली जाया करती थी। तो मस्ती वगैरह बहुत अच्छी खासी चल रही थी। मस्ती के बाद थोड़ी सी आती है अय्यासी आती है, जहाँ पर आप बाहर जाते हो, आप कॉलेज से बाहर निकलते हो, थोड़ा ट्रिप इंजॉय करते हो या लड़कों के साथ घूमते हो। लेकिन एक चीज़ की बड़ी खासियत मैं आपको बताऊं, ये जो तन्वी थी ये उस अय्यासी का कभी हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। ये बस लोगों के लिए साथ हो जाया करती थी, लेकिन जब दूर की बात होती थी तो मना कर देती थी। वहीं पर नायरा, उसको बहुत कुछ जानना था, उसको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना था। वो कभी अच्छी चीज़ों पर नहीं फोकस करती थी, पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं करती थी जितना वो लड़कों से बातचीत करने पर। एक वक्त ऐसा आया जब नायरा का एक बॉयफ्रेंड बनता है, राहुल नाम का। बहुत ही अच्छा इनको लग रहा होता है नायरा को, और अक्सर नायरा तन्वी को राहुल के बारे में बताया करती थी कि कितना अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है, मैं चाहती हूँ कि शादी कर लूँगी। तो तन्वी भी बड़ी खुश थी, बहुत अच्छा है, जीजा बन गए हैं। तो जीजा और अपने आप को साली समझा करती थी। तो एक बार तन्वी ने बोला कि एक काम करते दोनों डेट प्लान करो ना, कैंडल नाइट डिनर अगर हो जाए तो और अच्छा है। तो नायरा और राहुल की कैंडल नाइट डिनर करी जाती। अब कैंडल नाइट के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा, तो वो नहीं हो पाया। इन लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, पीजी जो है उसी के नीचे एक जगह है जहाँ पर लोग खाते पीते हैं, कैंटीन टाइप की थोड़ी बनी थी और लोग वहाँ पर खरीद के खा लेते थे। तो ये सब लोग वहाँ पर जाके थोड़ा सा एक टेबल को बुक करते हैं, वहीं पर कैंडल लाइट डिनर टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं, हूबहू नहीं लेकिन हल्का फुल्का। राहुल आता है और ये नायरा होती है, आपस में इन दोनों को तन्वी सामने बिठा देती है और थोड़ा टीच करती है। जीजा जी तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, नायरा तुमको कहाँ से मिल गए। तो राहुल पता नहीं क्या था कि राहुल ने जब तन्वी को देखा तो उसने नायरा को नहीं देखा।
यूं कहें कि नायरा और तानवी के बीच में एक ऑप्शन जैसे बन गया हो। राहुल बातों बातों में तन्वी से ज़्यादा बातें करता और नायरा से थोड़ी कम बातें करता। डेट नायरा की हो रखी है लेकिन बातें हो रही हैं तन्वी से ज़्यादा। इस बात को नायरा जब भी सुनती या बार बार जब देख रही थी तो उसको बड़ा अंदर से जलन होती कि ये मेरा बंदा है और मुझसे बात ना करके तन्वी से बात कर रहा है। तो इस बात के लिए थोड़ा सा नाखुश भी थी और आकर जब पीजी में जब लेट रहे थे तब तन्वी से जिक्र भी करा कि तुम थोड़ा सा ना राहुल से दूर रहो। तो तन्वी बोलती इसमें क्या हुआ, अपना तो जीजा है ना, तुम्हारा तो हस्बैंड बनेगा, मैं उसकी साली, मैं तो थोड़ा मजाक कर ही सकती हूँ। उसके जो इंटेंशन थे बड़े प्योर थे राहुल को लेकर। वो राहुल को लेकर कभी भी अपने मन में उसके प्रति कोई ख्यालात नहीं बनाती थी। लेकिन ये चीज तन्वी को नहीं बल्कि नायरा को तो पता था कि जो राहुल है, राहुल की निगाहें मुझ पर नहीं आकर तन्वी पर अटक रही हैं। ये एक नहीं कईयों बार अक्सर होता। तो कई बार ऐसा हुआ कि नायरा ने तो तन्वी के साथ ले जाना ही बंद कर दिया राहुल को। अक्सर अकेले मिला करती और जब भी अकेले मिलती तो राहुल भी जिक्र करता कि तन्वी नहीं है आज। ये बात और खटकती उसको कि अपना पार्टनर जो मुझसे प्रेम करता है, जिससे मैं प्रेम करती हूँ, वो मुझसे नहीं किसी और की बात कर रहा है। ये बात अक्सर खलती और क्लियर नायरा ने राहुल से बोला कि तुम आज के बाद तन्वी की बात नहीं करोगे और ना मैं तन्वी से तुम्हें मिलवाने वाली हूँ। मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या ख्यालात चल रहे हैं। तन्वी से जाकर भी इस चीज के लिए लड़ती है कि तुम राहुल से बात नहीं करोगी। तन्वी इस चीज के लिए थोड़ा उसको दिल पे दर्द होता है कि मैंने तो कोई ऐसी बात करी नहीं जिससे कभी कुछ ऐसा हो। लेकिन अचानक पता नहीं क्यों इसको लग रहा है थोड़ा अंदर से जलन टाइप का। तो तन्वी लड़की तो थी ही, लड़की और लड़की की बात को ना समझे हो ही नहीं सकता। तो उसने सोचा हो सकता हो कि इसको जलन हो रही है। तो बोलती कि जलन हो रही है, अच्छी बात है, जलन होना प्रेम की निशानी है और तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो मैं अब जो है बात नहीं करूँगी। इस चीज़ क्लियर हो जाता है। थोड़ी दिनों के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तन्वी और नायरा एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे होते हैं। लेकिन अच्छा, अभी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के पहले ही कुछ कार्यक्रम और प्रोजेक्ट भी मिले थे। इन प्रोजेक्ट के तहत तन्वी को नंबर 1 टॉप घोषित करा जाता है कॉलेज की तरफ से और एक फंक्शन भी रखा जाता है। इस फंक्शन में डांस का भी कंपटीशन था जिसमें तन्वी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी। डांस प्ले में बहुत अच्छी अच्छी डांस स्किल्स इसके पास थी और इसके मूंछ और इसके अदाएं और इसके आंखों में आंखें देखकर वो जो लहरा मार देना, ये अदाएं सच में किसी इंसान को अपना दीवाना कर देती थी। और वो तन्वी, वो जब अपने डांस को परफॉर्म करती है तो सच में हर एक इंसान की निगाहें सिर्फ तन्वी की तरफ थी। कुछ लोगों की बुरी नज़रें थी, कुछ लोगों की अच्छी नज़रें थी। कुछ लोगों को लग रहा था डांस अच्छा है, कुछ लोगों को लग रहा था बदन अच्छा है, कुछ लोगों को लग रहा था तन्वी क्या आहा क्या अदाएं हैं। कुछ लोग उसको पाना चाह रहे थे तो कुछ तो उसमें खो चुके थे। ये चीज़ जैसे जैसे पूरे दिन, मतलब जब तक वो परफॉर्मेंस चलती है और जैसे ही परफॉर्मेंस कंप्लीट होती है डांस वाली, पूरे ऑडिटोरियम में इतनी तालियां बजती हैं जैसे कि लगता कोई बड़ा मंत्री आ गया। और ये प्रसिद्धि देखकर कहीं ना कहीं कोई भी पागल हो सकता है। तन्वी आई और नायरा को बोलती है, देखो सब लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं और फाइनली मुझे देखो अवार्ड भी दिया गया, मैं जीत गई। नायरा देखती है कि हाँ अच्छा है, जीती हो नाची तो अच्छा हो। मतलब उसके दिल में था कि इसको क्यों मिल रहा हर चीज़। सेमेस्टर में जीत जाती है, नंबर 1 टॉप आ जाती है, उसको भी अवार्ड से सम्मानित करा जाता है कि कॉलेज में आज तक इतने अच्छे नंबर नहीं लेके आया कोई सेकेंड सेमेस्टर में। पुराना कोई एक मिसाल दे रहे थे कि पिछले 5 से 6 सालों में एक वो लड़की थी जिसने वो नंबर का एक अपना क्राइटेरिया होता है उसको पास किया था और उसको भी पार कर दिया तन्वी ने, उस पर भी अवार्ड मिल गया। और ये बात नायरा को बड़ी खुशी से तन्वी बताती है क्योंकि उसको तो लग रहा है मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये खुश नहीं होगी मेरी खुशी में तो कौन खुश हो सकता है। लेकिन नायरा को बार बार ये चीज़ें अब खलने लगी जब हर एक जगह पर सिर्फ तन्वी की तारीफ। और राहुल ने तो क्लियर बोल दिया आके नायरा से कि क्या तन्वी डांस करती है यार। और जैसे उसने ये बात बोली, नायरा ने तमाचा मारा खींच के राहुल के, बोला आज के बाद तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। राहुल ने बोला मैंने तो कुछ बोला नहीं। और राहुल ने तन्वी से जाकर इस चीज़ के बारे में सिर्फ बात करी थी कि तुम जाकर उसको समझाओ। लेकिन नायरा को लगा कि ये तन्वी से अब कनेक्शन बना रहा है और तन्वी भी मुझे छोड़कर इसके साथ सेट होना चाह रही है। ये चीज नायरा को अब और ज्यादा खल रही थी। जैसे लग रहा था उसके दिल पर कोई खंजर भोंके चला जा रहा हो और बगल में ही लेटा हो जो अपना फ्रेंड तन्वी हो। ये नायरा को बड़ा बुरा लग रहा था। लगातार कुछ ना कुछ ऐसे हादसे होते गए जिसकी वजह से नायरा को इतना क्लियर हो चुका था ये लड़की तन्वी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। हालांकि इसका अगर डबल पर्सपेक्टिव आप देखोगे तो तन्वी कभी नहीं ऐसा चाहती थी कि नायरा के प्रति कोई गलत व्यवहार रखे या उसके बीच में कोई भी ऐसी अड़चन पैदा करे जिससे उसको प्रेम ना मिल पाए, सम्मान ना मिल पाए या लोगों के बीच में उसकी प्रसिद्धि ना हो पाए। अच्छा, कई सारे लड़के इस बीच में नायरा से बोलते कि काम करो और मुझे तन्वी से बात करा दो।
कभी कभी मना कर देती थी, कभी किसी की बात खो जाती थी तो कभी कभी मना हो जाया करता था। एक दिन की बात है, रात में सो रही थी, पता नहीं क्यों उसको अंदर से ख्यालात आया कि अब नहीं चलेगा। तन्वी का इतना प्रसिद्धि पा जाना और मेरे ही पार्टनर का लूट ले जाना, हर एक इंसान की निगाहें सिर्फ इसकी तरफ आ जाना, जाति मैं हूं इसके साथ लेकिन तारीफ इसको मिलती है, हर जगह पर मुझे दरकिनार कर दिया जाता है। हम और ये जब खड़े होते हैं तो ऑप्शन बन जाते हैं। जब भी कोई टीचर या कोई प्रोफेसर आकर इस बात की चर्चा करता है कि अच्छा कौन है, तो मुझे तो ऐसे निकाल कर फेंक दिया जाता है जैसे कि चाय में मक्खी पड़ी हो। मैं मक्खी नहीं हूं, मुझे भी कुछ बनना है, मुझे लोगों को दिखाना है और मैं तन्वी को इसकी असली औकात दिखाऊंगी कि मैं नायरा बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो नायरा ने गंदा प्लान सोचा। ये वो दिन था जब नायरा की वो गंदी विकृत मानसिकता इस कदर हावी हो जाती उसके ऊपर कि उसने उस सीधी साधी और सरल स्वभाव की लड़की के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ों का प्लान किया जो शायद किसी इंसान को सोचकर ही अंदर से बहुत घृणा होने लगे अपने आप से, और जो कर दे उससे भी। इसने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, मेरे को दोस्त हैं, हालांकि दोस्त मैं क्या करूँ, थोड़ा सा रैगिंग टाइप के सीनियर थे वो पहले, फिर वो आगे सीनियर हो जाते हैं, इनकी रैगिंग वगैरह करते हैं। 4-5 बुरे लड़कों का गैंग था, होते हैं कॉलेज में हर जगह पर, अच्छे लड़कों का गैंग है, कुछ बुरे ग्रुप भी होते हैं, कुछ अच्छे ग्रुप भी होते हैं। तो जो बुरे ग्रुप के लड़के थे, जैसे कि राहुल था, उसमें विवेक था, अमित था, और ये अपना इसमें एक छोटा डान भी था। ये बड़ा टाइया, बहुत टेढ़ा आदमी था, ज़्यादा हाइट नहीं इसकी, लेकिन इसकी बातें सुन लो तो ऐसा लगता है कि बब्बर सिंह रहे, कि किसी इंसान को यूं ही गोली मार के ख़त्म कर दे। इसका बस चले तो ये पूरे समाज को नस्तनाबूद कर दे, इसके अंदर इतनी दम। वो छोटा डान बड़ा प्रचलित था अपने बुरे गैंग का, और छोटा डान जो है अक्सर लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी कर देता था, कमेंटबाजी भी कर देता है, क्या लगती हो, चलोगे नहीं मेरे साथ, ऐसी भी हरकतें किया करता था। और छोटा डान मशहूर था इस सब चीज़ों में। और छोटा डान को अगर कोई भी कुछ कह देता था तो छोटा डान के जो गैंग मेंबर्स थे, यानी कि वो जो लड़के विवेक राव, ये लड़के जो थे, ये जाकर उसको कूट देते थे। तो इस तरीके की इनका जो वर्चस्व चलता था। तो नायरा ने एक बार सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, ये जो बुरा ग्रुप है ना, इससे कुछ बात करते हैं। बात करते दौरान कुछ ऐसी बातें कर लेती है छोटा डान से जो उसको शायद नहीं करनी चाहिए थी। छोटा डान से मिलती है और बोलती है कि तुमको तन्वी पसंद है? बोला हाँ बहुत पसंद है। तुमको चाहिए तन्वी? हाँ चाहिए। लेकिन वो कहाँ, वो तो हाँ कहाँ करती, वो किसी लड़के को हाँ नहीं करती। पूरे कॉलेज में इतने सारे लड़के उसके ऊपर लाइन मारते हैं। मुझे तो इसने तमाचा मारा था, याद है ना तुम्हें नायरा? मैं तो बदला लेने के फिराक में हूँ, और मुझे जब भी अवसर मिलेगा ना, मैं इसको वो तमाचे का बदला जरूर दूंगा। ये छोटा डान नायरा से बोलता है। तो नायरा बोलती है कि देखो अभी तक जो भी हुआ मुझे नहीं पता, मैंने तुमको भी इस बीच कॉलेज के चलते, जब तूने तन्वी को कुछ गलत बोला था, मैंने तुमको भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोला ही है। हर चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं, एक मेरी समस्या को तुम दूर कर दो तो मैं तुम्हारी उस समस्या को दूर कर दूंगी। तो छोटा डान बोलता है क्या? तो बोलती है कि जो तन्वी है इसने मेरे साथ ना बहुत कुछ गलत कर दिया है, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी इसने। ये जितनी सीधी दिखती उतनी सीधी है नहीं, जिंदा जिंदा मेरे प्रेम को खा गई है, मेरे वर्चस्व, मेरे सम्मान, मेरे आत्मसम्मान को खा गई है। तुम इसको ठिकाने लगा दो। तो छोटा डान कहता है क्या ठिकाने, मतलब मार दूं? बोला नहीं, इसके साथ वो करो जो तुम लोग चाहते हो, जहां तुम बताओगे मैं इसको लेकर आऊंगी। मेरे पर भरोसा करती है, मुझसे ज़्यादा पूरे कॉलेज में कहीं नहीं करती, और मैं गारंटी लेती हूँ कि जहां तुम बोलोगे मैं इसको वहां लेकर आऊंगी। तो छोटा डान बड़ा खुश हो जाता है और अपने सारे ग्रुप के गैंग मेंबर जो थे उनको सबको बताता है। विवेक को बताया, अमित को बताया, ऐसे एक प्रियांशु नाम का लड़का था उसको भी बताता है। तो सब लोगों ने प्लान बनाया कि काम करते हैं कि कुछ ही दिनों में, यानी 4-5 दिनों के बाद कॉलेज बंद हो रहा है, यानी कि सैटरडे पड़ेगा, संडे को छुट्टी जाएगी। तो सैटरडे को एक प्लान बनाते हैं बाहर जाने का। उस बाहर जाने में नायरा तानवी को लेकर आएगी, और कहाँ पर लेकर आएगी? पीछे एक हवेली है, हवेली के पास से वो जो खंडहर नहीं होते वहाँ पर जो टूट फूट जाते हैं जगहें बस जाती, बबूल के पेड़ लगे होते हैं अजीब से, तो वहाँ पर लेकर आएगी। और वो कौन सा बहाना बनाएगी, वो नायरा की जिम्मेदारी है। आप सारे लोगों ने प्लानिंग बिल्कुल सेट कर रखी है कि शनिवार की वही शाम का समय होगा, और उस वाले खंडहर के आसपास से ये जो नायरा है तानवी को गुजारेगी, और वो कैसे लेकर जाएगी जिम्मेदारी नायरा की हो रखी थी। अच्छा, नायरा जाती है, तानवी से बोलती है। इस बीच थोड़ा सा ना नायरा तानवी से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती, कभी रात में उसके लिए कुछ बना देती, कभी जैसे उसका सरदर्द वगैरह होता तो थोड़ा चंपी वंपी दे देती, यानी कि अपना जो प्रेम है वो तानवी की तरफ और ज़्यादा मजबूत करती। तो ऐसे बातें कर रही थी, वो नीचे बैठी थी, बेड पर बैठी हुई थी, और तानवी नीचे ऐसे होता है बैठी थी, बालों में चंपी कर रही थी।
चंपी करते करते बातें करने लगी कि थोड़ा सा राहुल ना मेरे साथ अब अच्छा रहता नहीं है, अब मैं सोच रहे से बात नहीं करूँगी। तो तानवी समझाती, पागल हो क्या, वो तो इतना प्रेम करता तुमसे, तुम ही हो जो उसको नहीं समझते, उसको सब छोड़ो ना, आपस में साथ में रहो, अच्छे तो लगते हो दोनों एक साथ कपल। तो नायरा बोलती, हाँ बात तो सही है, तो क्या मुझे बात कर लेनी चाहिए राहुल से, लेकिन मैं नहीं करूँगी, पहले तुम अगर बात कराओ तो मैं कर लूँगी। तो तानवी कहती, इसमें क्या है, मैं बात कर लूँगी राहुल से, वो बात कर लेगा पक्का। बोली हाँ। तो बोली अगले दिन जो है राहुल जो है मिलेगा, उससे तुम बात करना और ये मत बताना कि मैंने बोला है, तुम अपनी तरफ से सेट करना, कोई अपना प्लान सेट करना और पक्का मैं चलूंगी, बस वो सामने से आना चाहिए। तो तानवी कहती है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं बुला लूंगी राहुल से। अब बेचारी भोली तानवी को ये नहीं पता था कि जो राहुल है वो भी उन बुरे लड़कों की प्लानिंग का ही एक हिस्सेदार है। तो अगला दिन होता है, कॉलेज ओपन होता है और ये राहुल से बोलती है कि आजकल तुम्हारी बातें नहीं हो रही नायरा से। तो राहुल बोलता है कि हाँ, क्योंकि उसके ज़्यादा ही अपने भाव चढ़े हैं और मैं ऐसे लड़की से बात नहीं करूँगा। तो तन्वी बोलती है, अरे पागल हो तुम, बात करो ना। अच्छा, राहुल कहता है काम करते फिर इससे बोलो कि मिले आके हमसे। तो तन्वी बोलती, कहाँ मिले? बोले कि यहीं कॉलेज के थोड़ा सा दूर पर, वहाँ जब लोग टपरी थोड़ा चाय जहाँ पीते हैं ना, थोड़ी सी आगे रास्ता है, सुकून भी है, वहाँ कोई लोग होते भी नहीं है और आराम से थोड़ा मैं बात कर लूँगा, अगर तुम लेकर आओगी तो मैं बात करूँगा वरना नहीं करूँगा। तो तन्वी बोलती, इसमें क्या, मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, तन्वी को लग रहा है कि मैं एक बेटर मीडिएटर हूँ, मैं इधर भी और इधर दोनों के पक्ष को मिलाने वाली हूँ। तो तन्वी ने बोला ठीक है, उसको सेट होकर बड़े खुश होकर वो जाती है, नायरा से बात करती है कि राहुल से मैंने बात करी है, वो मान गया है, चलो चलते मिलते हैं। और शनिवार को उसने प्लान रखा है कि शाम को मिलेंगे, थोड़ी देर बातचीत करेंगे और मैं पहले बोल दे रही हूँ नायरा, तुमसे लड़ना नहीं, चाहे वो जो भी हो, आपस में अच्छे से बात करना और इस रिश्ते को अच्छे से लेकर चलना। ये नहीं कि तुम लड़ाई कर दिए फिर मैं मनाऊंगी नहीं, अभी मैं बड़ा मना के लेके आया हूँ राहुल को। और राहुल से भी सेम चिपकाती है कि बड़ा मनाया मैंने तानवी को, उसको, नायरा को, तुम भी अच्छे से रहना। राहुल कहता है ओके, प्लानिंग सेट हो जाती है। शनिवार की रात शाम 5 बजे का वही समय है। तानवी, नायरा, ये दोनों लोग रेडी होती हैं अपने पीजी से। नायरा अपने तानवी को बड़ी तेजी से हक करती है। तो तानवी बोलती है आज बड़ा प्यार आ रहा है। बोली प्यार वो नहीं, कहीं और का है, निकल तुम्हारे ऊपर रहा है। तो पता नहीं क्यों नायरा को जैसे अंदर था कि शायद अब तानवी बचेगी नहीं इस दुनिया से, कुछ तो हो जाएगा, उसका प्लान है ना, खत्म कर देगी आज। तो तानवी को बड़े प्यार से देखती है, उसके बालों को संवारती है, बोलती तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हमेशा लोगों की मदद करती हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसी लड़कियां ना पूरे समाज में होनी चाहिए, काश मैं भी तुम्हारी जैसी होती तो मुझे भी लोग सम्मान देते हैं, मेरी भी लोग वैल्यू करते हैं। और ये बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो तन्वी उसके आंसुओं को पोंछती है और अपने गले में लगाती है उसको और बोलती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हारी इतनी वैल्यू है, मैं तुम्हें मानती हूँ। और सब छोड़ो, आज कहाँ रो रही हो, आज तो मिलने का प्लान है, आज तो राहुल से मुलाकात होकर एक नई जिंदगी बनेगी। तो तानवी और नायरा पीजी के जो लॉक होता है उसको लॉक लगाते हैं, तो चल रहे होते अपने पीजी से थोड़ा सा आगे निकले। तब तक तानवी ने बोला कि अरे रुको ना मेरी एक चीज़ रह गई, मैं लेकर आती हूँ। तो तानवी गई फिर से पीजी वाले में, पता नहीं जैसे कुछ तानवी को एक होता है इंट्यूशन पावर होती है किसी इंसान की, कि कोई चीज़ बार बार आता है कि ये काम मत करो, आज मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तानवी को लग रहा था कि मेरा जानने का मतलब नहीं है और मैं शायद वहीं रुक जाती हूँ, कोई तो चीज़ उसको वहाँ पर रोक रही थी, लेकिन तानवी रुकी नहीं। तो नायरा ने फिर से आवाज़ दी, तानवी आओ जल्दी, लेट हो रहा है। तो तानवी कहती कि ऐसा करो ना, तुम लोग निकल जाओ, मैं आज रुक जाती हूँ यहीं पर। तो नायरा कहते पागल है कि अभी खुद इसने प्लान बनाया और खुद रुकी जा रही है, साथ चलो तो चलूंगी वरना नहीं जाऊंगी। तो तानवी कहता है अच्छा रुको, मैं आती हूँ। फिर तानवी, नायरा आती है और वहाँ से चल निकलते हैं अपने कॉलेज से, वही पीजी के रूम से निकलते हैं और वो जगह आती है जो इन लोगों की प्री प्लान होती है। अच्छा, 5 बजे का समय है, धीरे धीरे 5:30 बज जाता है। पहुँचते पहुँचते राहुल मिलता है, ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। 6, 6:30 बजे का समय हो जाता है। तानवी कहते हैं अच्छा एक काम करो ना, तुम दोनों लोग बात करो, मैं थोड़ा सा इधर उधर होके आती हूँ। वो तानवी बस इतना चाहती थी कि ये दोनों लोग पर्सनल में थोड़ा सा बातचीत कर लें। वो जैसे ही इधर उधर जाती है, उसकी नज़र पड़ती है एक लड़के पर जो कि उसकी तरफ आ रहा था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि विवेक था। एक और लड़के की तरफ नज़र पड़ती है, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अमित था। एक और लड़के की तरफ नज़र पड़ती है, ये लड़का छोटा डॉन था। ये सारे के सारे लड़के तानवी की तरफ आते हैं और तानवी बोलती तुम लोग यहाँ इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसमें से विवेक बोलता है कि मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ ये तो आज तुम्हें पता ही चल जाएगा और तुम्हें नहीं पता आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है।
ये बात जैसे ही तानवी को पता चलती, तानवी कहती पागल हो क्या तुम लोग, क्या मतलब क्या होने वाला है, चलो निकलो यहाँ से जाओ। और वो आवाज़ देती नायरा को कि नायरा चलो। उसको पता नहीं अंदर से लग गया कि ये लड़के सही ख्यालात के नहीं है, लड़की को तुरंत समझ में आ जाता है। आवाज़ दी नायरा नायरा, लेकिन नायरा कहीं है नहीं, ना कहीं पर राहुल दिखाई पड़ रहा है। ये 3 लड़के हैं, विवेक, अमित और छोटा डॉन, ये तानवी के पास है। और तानवी के पास जाकर पहले तो छोटा डॉन खींच के तमाचा उसको मारता है और बोलता है कि जो तूने मुझसे मारा था ना पूरे परिसर में, आज मैं तुझे मार रहा हूँ और तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझे दोबारा मार दो, मार के दिखाओ मुझे। उसमें से विवेक जाता है, पीछे से ऐसे पकड़ लेता है। तानवी को पता नहीं क्यों आज ऐसा लगा कि जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। एक लड़की जिसने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई मेरे साथ ऐसा कर सकता भी है क्या। एक ऐसी जगह जो बड़ी सुनसान सी है, जहाँ पर सच में कोई आता जाता नहीं है, और वो लड़की इन 3 लड़कों के बीच में है जो अपने आप में बहुत ही बेढंगे बदतमीज लड़के हैं और जिनकी मंशा सिर्फ तानवी के प्रति हमेशा गलत रही। हमेशा तन्वी इन लोगों से बचती चली आई थी, लेकिन आज इन तीनों दरिंदों के चंगुल में फंस चुकी थी तन्वी वहां से भागी, लेकिन भागी और वो कितना भागती। इसके पीछे पीछे ये लड़के उल्टा डायरेक्शन में दौड़ा रहते हैं। ये नहीं कि उधर पीजी का जो रास्ता जाती उधर नहीं, उल्टा ये रास्ता और ज़्यादा जंगल की तरफ जा रही होती है, यानी सुनसान बागों की तरफ। ये वो बाग है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, सिर्फ साएं साएं काली काली सी जो अंधेरा है वो, और कभी कभी चमगादड़ों की और जो वहाँ के जीव होते हैं, कीड़े होते हैं, उनकी आवाज़ साएं 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 बस वो आ रही है। पत्ते पड़े हुए हैं बिखरे हुए नीचे, तो जब पत्तों पर दौड़ रही है तानवी तो खर 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 की आवाज़ आ रही है और उसके पीछे ये 3 दरिंदे दौड़ते हुए तानवी को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर तानवी भागी रही होती कि आगे सामने से राहुल खड़ा होता है। तानवी दौड़ के जाती है और राहुल को पकड़ती है, राहुल बचाओ मुझे, नायरा कहाँ गई। तो राहुल की वो जो स्माइल थी वो सच में इतनी डरावनी लग रही थी कि तानवी ने पहली बार राहुल से दूरी बनाई, और जैसे राहुल भी सच में तानवी को पकड़ने आया हो। राहुल ने तानवी का ऐसे यहाँ पर पकड़ा, सूट पहना था उसने, तो रुपट्टा भी डाला था, तो ऐसे उसने रुपट्टे से ऐसे उसके गर्दन पे लपेटा और पकड़ के अपनी तरफ खींचा। बोले आज तो तुमको मैं नहीं जाने दूंगा, बहुत हुआ नायरा, मैं कभी नायरा से प्रेमी नहीं करता था, मैं तो तुझे चाहता था। और तानवी तू बात बात पर मुझे समझ ही नहीं पाई। मैं अक्सर तुझे इतनी हिंट देता था कि मैं नायरा से अलग हो रहा हूँ। नायरा से अलग इसलिए नहीं हुआ था कि मैं उसको पसंद नहीं करता था, अरे पसंद है भाड़ में, मुझे तो तू पसंद थी ना, लेकिन आज मेरी पसंद मेरे पास है। जैसे पकड़ के अपने पास खींचता है मतलब राहुल, तब तक ये तीनों भी पीछे से आ जाते हैं। यह रात किसी लड़की के लिए बड़ी खतरनाक रात थी, क्योंकि कोई एक लड़की उन दरिंदों के बीच में है जिनका सिर्फ एक ही इरादा है, उसके साथ हवस अपनी पूरी करना और छोड़कर चले जाना। छोटा डॉन जो लड़का होता है रुपट्टे को पकड़ता है, बाहर की तरफ खींचता है तो नीचे ज़मीन पर लड़ती है और लड़कर उसका रुपट्टा बाहर निकल आता है। ये पूरा इसका एक खुल जाता है, एक ऐसे हाथ डालता है इसके अंदर की तरफ, ये जो सूट पहने यहाँ पर ऐसे हाथ डाला और पकड़ के खींचा तो 2-3 बटन लगी थी, वो भी तड़तड़ा के टूट गई। ये अपने आप को बचा रही थी, लेकिन कब तक बचाती? 3-4 लड़कों के बीच में किसी ने पीछे से हाथों को पकड़ रखा था, तो किसी ने दोनों पैरों को पकड़ रखा था, कोई धीरे धीरे उसके ऊपर जो सूट कमीज पहनते हैं वो ऊपर से तरफ खींचा और धीरे धीरे उसके सारे कपड़ों को उसके शरीर से उतारते चले गए। ये वो मंजर था जब धीरे धीरे अपने आप को बर्बाद होती हुई कोई लड़की अपनी आंखों के सामने देख रही थी। उन लड़कों के अंदर तनिक भी इस चीज की दया नहीं थी कि वो लड़की चिल्ला रही है, उसको लग रहा है, उसको दर्द हो रहा है। वो जितना चिल्लाती तो उसके मुंह पर ऐसे हाथ रखते और हाथ एक नहीं 2-2 हाथों से रख कर जिसकी आवाज न निकले। नाक पूरी बंद है, पूरा मुंह एकदम टाइट बंद कर रखा है, जैसे दोनों जबड़े यहाँ नीचे जमीन पर घुसे, या ये जो गर्दन यहाँ घुसे जा रहे हैं। और लड़कों की उस समय की ताकत तो और ही ज्यादा हो जाती है जब उनके दिमाग पर सिर्फ हवस और हैवानियत सवार हो जाए। वो दबा दबा के उसको, इसका चेहरा ऐसा दबा रहे थे कि उसको सांस लेना तक मुश्किल पड़ रहा था। वो अपने पैरों को झटक रही थी तो कोई धीरे से उसके नीचे के जो होता है उसको पकड़ कर खींच देता है और पूरा उसको नग्न कर देता है। नग्न करने का तरीका इतना बेढंगा था कि कपड़ों को पकड़कर फाड़ते हुए कोई नग्न कर रहा हो जैसे। शरीर पर खरोंच चाहे जैसी पड़ रही हो, चाहे कंकड़ पत्थर पर वो घिस रही हो, चाहे हाथों से खरोंच जो उसके निशान नाखून के बन जाते हो, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। बस इतना फर्क पड़ रहा था कि आज इसके साथ मुझे बलात्कार करना है। एक लड़का जो कि राहुल था उसने पीछे से ये जो बाहें होती हैं वहां से पकड़ लेता है, और एक लड़का जो विवेक है वो उसके मुंह को पकड़ लेता है, और सामने 2 लड़के आते हैं
और ये दोनों लोग उसके साथ संभोग करते हैं, यानी एक हिसाब से कहें रेप करते हैं। संभोग तो बड़ा बुरा शब्द हो जाएगा, रेप करते हैं। और रेप की बर्बरता तो आप देखिए, 1 करता है, 2 करते, 3 करते, 4 करते, जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। बेहोश होने के बाद भी ये रेप करते हैं और तब तक करते रहते जब तक इनकी जो मर्दानगी है वो इस चीज को जवाब न दे कि अब तुम थक चुके हो। और उसके साथ रेप करते करते जब ये थक जाते हैं तब अपनी भसड़, अपनी भड़ास उस तानवी के उस शरीर के ऊपर भी निकालते हैं। कोई अपनी बेल्ट को निकालता और बेल्टों से मारता उसकी स्तन पर, जिससे कि इनकी मर्दानगी और ज्यादा तार तार हो, अपने आप को दिखा पाए कि कितने बड़े मर्द हैं। कोई चप्पलों से मारता, कोई हाथों से मारता, कोई बाल पकड़ के खींचता तो नीचे जमीन पर खींच देता। उनको दिखाना था अपनी मर्दानगी एक दूसरे को कि देखो कि मैं कितनी बर्बरता कर सकता हूँ। इस बीच में उनको ये भी नहीं पता था कि तानवी अब खत्म हो चुकी है। ये वो मंजर था जब तानवी इस पूरे क्रियाकलाप में अपनी जिंदगी आधे रास्ते में ही छोड़ चुकी थी और ये चारों के चारों उसकी लाश के साथ ये बर्बरता कर रहे थे। ये वो मंजर था अगर कोई भी इंसान अपनी आंखों से देख ले, सच में उसको रूह कांप जाए। उसमें से छोटा डन बोलता है, सांस नहीं आ रही, लग नहीं रहा, बची है। अरे सबने वैसे पकड़ लिया। किसी का ये इरादा मारने का बिल्कुल नहीं था, रेप करने तक का था। लेकिन इनका दिमाग में इतनी हैवानियत चढ़ गई थी कि वो रेप कब मर्डर में परिवर्तित हो गया इनको पता ही नहीं चला, क्योंकि मर्डर हो चुका है। अब तो बात सामने आ जाएगी, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो अब क्या करा जाए? वहीं पर गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के लिए कोई जगह नहीं थी, हथियार नहीं थे अपने पास, फावड़ा वगैरह कुछ, तो डाली पड़ी हुई थी। तो डाली का एक नुकीला हिस्सा होता है, उसी से खोद डाला और खोद के अंदर ही गाड़ दिया। और जब अंदर गाड़ दिया है उसके ऊपर मिट्टी डाल दी है, और ये सारा जो मंजर है ना, ये कौन देख रहा था? नायरा, क्योंकि नायरा राहुल के साथ थी। नायरा बहुत दूर से देखती है और नायरा अपने इन 4 दोस्तों के साथ वापस आ जाती है। हालांकि नायरा के साथ कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि नायरा की ही पूरी प्लानिंग थी। अपने घर आती है, यानी पीजी में आती है, सुकून की नींद सोती है, बड़ा फक्र महसूस करती है खुद पर। याद देखो ना, मैंने कैसे अपनी जिंदगी को बदल दिया, मैंने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को खत्म कर दिया। आज वो लड़की जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान की वजह से जानी जाती थी, अब मुझे लोग जानेंगे। ये लड़के जो मेरे पीछे कभी दीवाने ना हुए, अब मेरे दीवाने होंगे। ये राहुल जो कभी मेरे पीछे ना होकर तानवी के पीछे जाता था, अब मेरा होगा। ये कदर इसका जो था ना मानसिकता, वो बहुत अजीब सी थी। इसकी विकृत मानसिकता अपने आप को इस चीज पर सोचने को तैयार ही नहीं कर रही थी कि जो इसने करा है वो गलत करा है। किसी लड़की को इसने खत्म कर दिया है, और उसको खत्म किया है जो उसके प्रति इतना प्रेम व्यवहार रखती थी, हमेशा अपना मानती थी, हर जगह पर खड़ी रहती थी, और कभी कोई क्वेश्चन नहीं करा कि वो कभी गलत अगर होती थी, क्वेश्चन नहीं करती थी, हमेशा समझाती थी कि तुमने गलती तो करी है लेकिन ये गलत नहीं है, कोई बात नहीं, तुम सही कर सकती हो। हमेशा प्रेरित करती थी, अप्रिसिएट करती थी, अपना मानती थी, और उसके घर वालों को बड़ा अपना मानती थी। बोलती थी तानवी की इस बार ना नायरा तुम अपने घर मुझे लेकर चलना। और प्लान भी ये था कि जब छुट्टी का होगा तो नायरा के घर तानवी जाएगी, तानवी के घर नायरा जाएगी। लेकिन अब क्या, अब न घर है, न शरीर है, न इंसान बचा है, न कौन है, तो कौन जाए घर, क्या जाए, कुछ पता नहीं। पूरी रात बड़ी चैन से सोती है, वो लड़के भी अपने जहाँ जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं, बड़ी चैन से सोती है। सुबह उठे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन तक कोई खबर नहीं तानवी की, कहाँ है, क्यों है, कोई पता नहीं। अच्छा, तानवी की अपने मम्मी से बात अक्सर हो जाया करती थी, लेकिन इस बीच तानवी से बात ना हो पाना किसी माँ बाप के लिए बड़ी बात है। तो माँ ने बोला कि पता नहीं तानवी बात नहीं करती और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, एक बार ऐसा करो ना, शहर चले जाओ, देखो जाके। तो उसका बाप आता है और पहुँचता है अपने कॉलेज में जाकर देखा तो वो तानवी है नहीं। कई लोगों से पूछा गया तो पता चला कि 10-15 दिन से प्रेजेंट ही नहीं है। तो किसी ने बोला कि क्या वो आपके घर नहीं आई थी? बोले नहीं। सारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर डाला गया, कहीं पर नहीं। पूरे कॉलेज में कहीं पर नहीं। पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया कि आखिर तानवी गई तो गई, कहाँ गई। अब इस चीज़ पर बात आ गई कि तानवी जिस पीजी में थी वहाँ पर जांच पड़ताल करो। जांच पड़ताल करा गया तो वहाँ पर नायरा ही मिलती है, और नायरा खुद इस चीज़ के लिए शॉक्ड है कि अरे नायरा कह रही है कि तानवी कहाँ गई। तानवी ने तो बोला था कि वो घर जा रही है कुछ दिन के लिए, और वो घर नहीं है आपके पास। तो उसके पापा बोले नहीं,
तो सबका शक कहीं ना कहीं इस चीज पर था कि जो तन्वी है वो गायब हो चुकी है या उसके साथ कुछ गलत हो चुका है। नायरा भी बहुत फूट फूट कर रो रही थी। उसका ये फूट फूट कर रोना और इतना अपने आप को परेशान दिखा देना इस चीज का प्रदर्शन था कि वो बड़ी दुखी है तन्वी के जाने पर। हर एक इंसान तन्वी को ढूंढ रहा था, लेकिन तन्वी कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रही थी, ना किसी को नजर आई। पुलिस कंप्लेन करे गई, हालांकि अभी तक बहुत दिन बीत चुके थे, लगभग 1 महीना हो गया था और किसी को कोई खबर नहीं दिखाई पड़ी। तन्वी कहाँ है ये बात पता नहीं चली। समय के साथ चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल होती हैं और ये नायरा कॉलेज वैसे जैसे जाती थी वैसे जाना चालू करती है। एक दिन की बात है, नायरा वही रात का समय था, 11 से 12 बजे के बीच का। इसको पता नहीं कुछ अपने आसपास होने का एहसास होता है। अच्छा, एक दिन की बात है, कॉलेज में कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो सब लोगों की नजर अपनी तरफ केंद्रित कर लेती है। राहुल की मरने की खबर मिलती है और खबर भी कोई नॉर्मल नहीं कि राहुल खत्म हो चुका है, नहीं। राहुल को किसी ने रात में इतना मारा कि उसके न सर में ये सब कुछ नहीं बचा है, न पूरे शरीर में, ना उसके अंजर पंजर सब ढीले हो चुके हैं। पूरे शरीर को इस तरीके से कौन मार सकता है, वो भी उस जगह पर जहां पर सब लोग आते जाते हो। इसका जो शव है वो पाया जाता है, जो इसका जहां रहता था उसकी जो छत थी, उस छत पर एक जगह तो हुक था, उस हुक में शर्ट लटका हुआ था। उस लटके हुए शर्ट से ये दूर से दिखा जब किसी इंसान को, तब किसी ने बताया कि यहाँ पर कोई लटका हुआ है और लटका इस तरीके से जैसे पूरा शरीर खून से लथपथ हो, हड्डी वड्डी टूट गई हो और शर्ट के सहारे ही उस वाली कील पर टंगा हो। यह मंजर किसी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है जब कोई रात में उसको देखे। और ये किसी इंसान ने 11-12 बजे की बात है, वही जब कोई पेशाब करने के लिए गया हुआ था, तब उसने इस लटके हुए राहुल को देखा जो खून से लथपथ था। हल्की सी रोशनी उसको और ही ज्यादा डरावनी लगा रही थी और ये इंसान चिल्लाने लगा और चिल्लाने के बाद सुबह तक इसको उतार लिया जाता है और पूरे कॉलेज में इस चीज की खबर हो जाती है कि राहुल अब नहीं रहा। ये चीज जैसे ही नायरा को पता चलती है, उसका तो जैसे दिल ही बैठ गया हो। वो सच में प्रेम करती थी राहुल से, लेकिन राहुल का इस कदर से खत्म हो जाना ये बहुत बड़ी पहेली थी और ये पहेली सॉल्व होना अपने आप में बड़ी बात थी। क्योंकि जब भी किसी से पूछा गया कि राहुल था कहाँ, तो राहुल जिन भी लोगों के साथ रहता था उन लोगों के साथ अभी वो 10 बजे तक तो था। आखिर जब वो वापस अपने रूम के लिए जाता है उसी समय क्या हो जाता है। और किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन उसकी इस कदर मौत जैसे कोई दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन ना ले, ये चीज लोगों के लिए सोचने पर है। लेकिन पता नहीं क्यों वो जब से मरा है ना, तब से इन लोगों को जिन्होंने तानवी के साथ गलत किया था उन लोगों को बड़ा अजीब लगने लगा। हालांकि फ्रेंडशिप थी उनकी, अपने दोस्त जब कोई ग्रुप का खत्म होता है तो बुरा तो बड़ा लगता है। सोच बड़ी अजीब सी है कि मारा किसने। ये जब गुत्थी सुलझती नहीं है तो और भी ज्यादा डर का माहौल बनता है। समय और बीतता है, 2 दिन नहीं बीतते हैं, 3 दिन नहीं बीतते हैं। एक बार की बात है, विवेक जो है रात में वही 11-12 बजे के बीच वॉशरूम करने के लिए उठता है और जैसे वॉशरूम करने के लिए वो दरवाजे को बंद करता है और दरवाजे को बंद करके अपने आप को वो शीशे में देखता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि तानवी बगल में खड़ी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये विवेक एकदम से सकपकाया, क्योंकि तानवी की जो शक्ल थी ना, वो तानवी की खूबसूरत चेहरे जैसे नहीं थी। इतनी बदसूरत कि कोई इंसान देखे और वो वहीं पर पेशाब कर दे, इतना खतरनाक। ये वॉशरूम करने गया था और ये वहीं पर कर दिया, इसका मलमूत्र वहीं निकल गया। ये समझिए इतना डर चुका था ये, और बहुत तेज चिल्लाया। जब आप बहुत तेज चिल्लाते हो तो आपकी घिग्गी बन जाती है, आप कुछ बोल नहीं पाते हो। इसके दांत कटकटा गए और वहीं इसकी तानवी की शक्ल लगातार इसको शीशे में दिखाई पड़ रही थी। इसको लगा अंदर से कि कोई है मेरे साथ। विवेक को जैसे किसी ने हवा में उछाल दिया हो। उछालने के बाद विवेक को बहुत धक्का लगा हो जैसे सीने पर, कि वो लेटा है, उसके ऊपर कोई जम से आया और चढ़ गया। और सच में तानवी की आत्मा विवेक के पास आकर विवेक को खत्म करने की कोशिश कर रही थी और विवेक के आंखों में ऐसे कुछ हाथ डालती है और इन दोनों आंखों को निकालती है, पूरी जीभ को निकाल लेती है उसकी, पूरे हाथ को मरोड़ देती है उसकी। बहुत रो रही है तानवी, रो रही है और रोते रोते उसके हाथों को मरोड़े दे रही है, उसके पैरों को मरोड़े दे रही है। मरोड़ कर उसके एक पैर को निकाल कर बाहर फेंकती, एक पैर को निकाला फिर बाहर फेंका, एक हाथ को निकाला उसको भी फेंका, दोनों आंखों को निकाल कर फेंक दिया, जवान को पकड़ के खींच लिया, इस हाथ को तोड़ दिया और जैसे पंजे होते ना नुकीले से नाखून, बहुत प्रेत आत्माओं के, ऐसे हाथ डाला, यहाँ से पूरा दिल गोदा से निकाल दिया। और ये करने के बाद
जैसे ही ये सब आवाज़ें शांत हो जाती हैं तब तक का वही 5-6 बजे का समय होता है। लड़के आते हैं जिनको अपना वॉशरूम यूज करना होता, वो गए। उसी में से एक और लड़का था जो कि इन लोगों के ग्रुप का नहीं था, वो वॉशरूम में जाता है और दरवाजे को जैसे ही ओपन करता है तो एकदम से चिल्लाकर बाहर निकला, अरे कुछ है इसके अंदर, बहुत ही चिल्लाया। और चिल्लाकर जैसे बाहर आए इतनी शोर शराबा होने लगा कि बहुत लोग आए और हर एक इंसान जैसे ही उस वॉशरूम के अंदर देखता उसकी रूह कांप जाती, क्योंकि इस कदर किसी की मौत सच में क्वेश्चन पैदा कर रही थी कि आखिर ये कर कौन रहा है। अभी तो दूसरी मौत है और अभी हुई थी ना राहुल की, जो लटक कर हुई है। इसको कोई वॉशरूम के अंदर भला मारकर क्यों जा सकता है? हर इंसान की शक की निगाहें कॉलेज के ही अंदर रहने वाले लड़कों के बीच में हुई मारपीट की तरफ चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मारपीट का मंजर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को इन्होंने गलत बोल दिया हो और बातों बातं में लड़कों की गर्म खून होता है, उन्हीं में से किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन जब जांच पड़ताल करी गई तो पता चला कि किसी लड़के ने किसी लड़के को मारा नहीं। चलो मारता भी, किसी लड़के के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो छोटे से वॉशरूम के अंदर टांग को पकड़कर खींच कर निकाल दे, क्योंकि उसको निकालने के लिए एक आरी चाहिए, बड़ी एक हथियार चाहिए, आपको काटना पड़ेगा, आपके अंदर दम होनी चाहिए। पैर ये नहीं कटता, यहां से काटने के लिए दम चाहिए। जब ये पोस्टमार्टम के लिए जाता है तो पोस्टमार्टम वाले जो रिपोर्ट निकालते हैं वो सच में हैरान कर देने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताते हैं ना इसको किसी औजार से काटा गया है, ना ही इसको मरोड़ा गया है, बल्कि इसको सीधा सीधा पकड़कर जैसे खींच लिया गया हो, जैसे कि कोई एक स्किन को पकड़कर खींचते हो हल्का सा बाल निकल जाता है, वैसे इसने किसी ने इसकी टांग को निकाल दिया हो। और इसको खींचने के लिए कम से कम 2 या 3 जेसीबी चाहिए एक आदमी को पकड़कर खींचने के लिए। और ये इतना खतरनाक मंजर सच में आज डॉक्टर्स के लिए भी बड़े हैरान कर देने की बात है। वो पोस्टमार्टम पर लिखी हुई रिपोर्ट इस कदर बयां कर रही थी उस वारदात को, जैसे कि फेक हो, जैसे कि ये जो डॉक्टर्स ने लिखा हो वो कोई झूठ हो, और ये झूठ छुपाया जा रहा है। लेकिन वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और ये इतने खतरनाक मंजर हर किसी इंसान को डरा रहे थे अंदर से। आज लगभग हर एक लड़का डरा हुआ था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कल किसके साथ क्या हो जाएगा। लड़ाई किसी के साथ नहीं, अचानक क्या है जो कॉलेज के अंदर आ चुका है और पीजी के लड़कों को मार रहा है। सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, सिक्योरिटी तैनात कर दी जाती है, पुलिस प्रशासन तक केस जब चला जाता है तो वहाँ की कई सारी पुलिस के जो ग्रुप होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो उनके कॉलेज के बाहर बाहर लग जाती हैं कि कोई ऐसी गतिविधि ना हो कि 2 ग्रुप वाले अगर लड़के चल रहे हैं उनके बीच में लड़ाई हो जाए, और लड़ाई अगर हो भी जाती है उनको तुरंत छुटा लिया जाए। ये सिक्योरिटी इस कदर तैनात हो चुकी है कि मजाल है कि कोई लड़का कहीं पर निकल कर चला जाए और किसी से बड़स हो जाए। बहुत अच्छा चलने लगा। 3 या 4-5 दिन होते हैं, हालांकि इसकी जो पोस्टमार्टम घर वाले आते हैं अंतिम संस्कार वगैरह करने के लिए, लेकर चले जाते हैं। अभी छोटा डॉन बचा हुआ है, अमित बचा हुआ है और नहरा बचती है। ये तीनों लोग आपस में बैठकर बात करते हैं और बड़े डरे सहमे से। यार तुमको नहीं लग रहा है कि अपने ही ग्रुप के 2 लोग मार दिए गए? राहुल और विवेक किस कदर मारे गए हैं जिसका विवरण करना बड़ा अपने आप में खतरनाक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले हम हो? छोटा डॉन ने बोला कि आत्माएं भी तो होती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दानवी की आत्मा आ गई हो? नायरा कहते हैं डराओ नहीं हमको यार, डर लगता बहुत ज़्यादा, अकेले रहती हूँ मैं। दानवी की आत्मा भला इस जमाने में, और आत्मा क्या करेगी आकर? ये चीज़ किसी को पता तो नहीं है कि है कि असल में क्या हो सकता है, कुछ नहीं। तो छोटा डॉन कहता है कि एक काम करो, परेशान ना हो, मेरे संपर्क में एक बाबा हैं, वो थोड़ा सा तंत्र मंत्र के बारे में जानते हैं, एक बार चलते हैं और वहीं से पूछते हैं कि क्या सच में तानवी की आत्मा है भी कि नहीं है। हालांकि छोटा डान का बड़ा सगा था वो बाबा जिसकी छोटा डान ने बात करी थी। वो छोटा डान को कभी भी कोई जरूरत होती थी तो बाबा के पास ही जाता था, और ये मानता भी बड़ा भूत प्रेतात्माओं को था, यहाँ तक सब बांधे उंधे हुआ था, ताबीज वगैरह। तो बोलता कि चलो चलते हैं, एक बार बाबा से कम इस चीज़ के लिए कंफर्म कर लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं है, कि केवल मिथ है। अगर मिथ नहीं है तो कोई और चीज़ है तो हम लोग उससे बचकर रहेंगे। सिर्फ छोटा डान और अमित उस बाबा से मिलने के लिए जाते हैं और बाबा को पूरी चीज़ें बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हालांकि यहाँ पर बाबा ने पूछा कि एक बात बताओ, कोई ऐसी चीज़ छुपा तो नहीं रहा जो तुम्हें बता देनी चाहिए हमें? बोला नहीं, हम लोग आराम से रहते हैं कॉलेज में, पता नहीं क्या हो रहा है कि 2 लड़के मारे गए हैं और बड़ा अजीब सा हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि डर लगने लगा है बाबा, और जब से दोनों ख़त्म हो गए ऐसा लगता है, और मेरे अपने दोस्त हैं, बार बार हम लोगों को रात में अपने आंखों के सामने दिखाई पड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या कहीं भूत वूत तो नहीं बन गए बाबा? अगर कुछ हो तो ताबीज़ बांध दो, और सच में बताओ पता करके कि मरे कैसे हैं। इन्होंने वो बात नहीं बताई तन्वी वाली। बाबा बोले अभी भी मैं मौका दे रहा हूँ, ये बता दो कि सच में कुछ ऐसा तो नहीं किया तुम लोगों ने जिसकी वजह से कुछ गलत हुआ हो। इन लोगों ने कहा बाबा सब कुछ तो बता दिया आपको मैंने कि ये कॉलेज में हो रहा है,
और इस वजह से अकेले में हम लोगों को डर लगता है, और मेरे अपने दोस्त हैं बार बार सपने में आते हैं और मुझे बड़ा डर लगता है, तो कोई ताबीज़ बांध दो जिससे कोई बुरी आत्मा हो अगर तो आसपास ना आए। लेकिन बाबा पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि जैसे वो सब कुछ जानता हो। उसने दोनों के ऊपर हाथ रखा और दोनों के ऊपर हाथ रखते रखते पूछा ऐसे छोटा डॉन से, सच बोल, तूने सच में कुछ नहीं किया है? तो बोलता है अमित कि नहीं बाबा कुछ नहीं हुआ। छोटा डॉन बोल कुछ नहीं हुआ, एक ऐसी चीज तुम लोगों ने करी है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। ये वही गलती है जिसका हस्र इतना बुरा होगा, ये वही गलती है जिसका हस्र इतना बुरा होगा कि आज तो 2 मरे हैं, तुम दोनों की भी मौत होगी। ये बाबा जैसे ही बोलते हैं जैसे अमित और छोटा डॉन के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। वो जो नहीं बताना चाह रहे थे बाबा को जैसे पता चल गया हो। बाबा क्या पता चला आपको, क्या ऐसी चीज बताइए ना बाबा। बाबा कहते हैं कि तुम दोनों लोगों ने मुझे वो बात नहीं बताई है जो तुम्हें बता देनी चाहिए थी। तुम लोगों ने एक लड़की के साथ गलत किया ना। ये जैसे ही बाबा ने बोला, इन दोनों को अब जैसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ये बात इनको पता चल गई। तो बोलते बाबा जी किसी से कहना नहीं, पर हाँ मैंने, विवेक ने, अमित ने और राहुल ने, चारों ने मिलके एक लड़की थी तानवी जो हम लोगों को बड़ी पसंद थी, उसके साथ उसको बुलाकर रात में एक जगह पर रेप करा था। और बाबा सच बताऊं कि मारने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जब रेप किया उस बीच में उसकी जान निकल गई। अब उसकी जो शरीर था उसको कहीं ना कहीं तो हटाना ही था, तो अपने आप को बचाने के लिए उसको दफना दिया था। क्या सच में तानवी आई है? बाबा बोलते हाँ, तानवी की आत्मा आ चुकी है, और तानवी की आत्मा इतनी खतरनाक हो चुकी है कि वो अपने साथ हुए इस मंजर का बदला ले रही है, क्योंकि वो तानवी है जो अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मार चुकी है। उसके बड़े सपने थे, वो एक सीधे परिवार की एक ऐसी लड़की थी जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाह रही थी, अपना नाम रोशन करना चाह रही थी, खुले विचार की थी, किसी के साथ गलत नहीं करती थी। और मैं देख पा रहा हूँ इतनी शुद्ध आत्मा होकर जब अशुद्धता की तरफ आ जाए तो बड़ी खतरनाक होती है। और आज जब 4 लोगों ने उसके साथ वो गलत काम किया है जो सच में तुम लोगों को नहीं करना चाहिए था। किसी एक ऐसी लड़की के साथ अगर हो जाता जो खुद में ही उसके अंदर दोष हैं, तो शायद उस आत्मा का प्रभाव इतना कम होता। लेकिन क्योंकि ये जो तानवी है इसकी आत्मा बहुत पुण्य आत्मा है, और इसके साथ हुए बलात्कार के बाद ये मर्डर तुम चारों की जिंदगी को खत्म कर देगी। कुछ और बचा हो तो बता दो, तो हम तुमको बचाने की राय दे दें। लेकिन याद रखना कि बचाने की राय जो मैं दे सकता हूं बस यही दे सकता हूं कि अपने आप को छुपा लो। अमित बोलता है कि बाबा कुछ ऐसी ताबीज, कोई ऐसा मंत्र कुछ तो दे दो जिससे हम अपनी रक्षा कर पाए। बाबा बोलते हैं कि बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक कवच दे रहा हूं। एक हाथ में बांध देते हैं दोनों के। ये कवच जब तक तुम्हारे हाथों में रहेगा वो आत्मा तुम्हारे ऊपर वार नहीं कर पाएगी। लेकिन याद रखना कि वो वार सिर्फ 30 से 35 मिनट तक नहीं कर पाएगी। इस बीच में तुम्हें अपने आप को बचाना पड़ेगा, और अगर तुम अपने आप को नहीं बचा पाए तब मेरा कोई ताबीज काम नहीं करेगा। ये बात सुनता है अमित, और ये बात सुनता है छोटा डॉन। बोलता है कि भागते भूत को लंगोटी सही, जो मिला वही सही भैया, चलो और अपने आप की रक्षा करो। ये दोनों लोग अपने अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। दोनों एक कमरे में रहने लगे, कहीं और नहीं। तो एक बार विवेक बोला छोटा डॉन से, बड़ा समय हो गया है, 15-20 दिन हो गया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। लगता है वो तन्वी की आत्मा चली गई है, या तो वो डर रही इससे। अब दोनों मजाक कर रहे एक दूसरे के साथ, अच्छे से रह रहे हैं। इनको धीरे धीरे लगने लगा सब कुछ खत्म हो चुका है। अच्छा एक दिन की बात है, अमित जो है वो छोटा डॉन से बोलता है कि बड़े दिन हो गए, कुछ तो हुआ नहीं, और कमरे में पड़े पड़े बोर हो गए हैं, चलो छत पर चलते हैं। तो छोटा डॉन कहता है कि सही रहेगा छत पर चलना, अपने आप को बंधेज में ही रखे तो ज़्यादा सही है। अमित कहता है कब तक अपने आप को यूं बंधेज में रखेंगे, कभी तो बाहर आना पड़ेगा ना, कब तक ये कमरा हम लोगों को सलाखों जैसे बंद कर बचाता रहेगा। अभी निकलो बाहर और चल कर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, सामना करेंगे। तो अमित और छोटा डॉन दोनों जो है छत पर चले जाते हैं। अच्छा छत भी इनकी छोटी मोटी नहीं है, कम से कम जैसे कि 100-150 कमरे बने हो उनकी छत है, यानी बड़ी अच्छी खासी छत है। वहाँ पर अमित बैठा है, छोटा डॉन आपस में बातें कर रहे हैं। 10-11 बजे का मंजर हो जाता है। जैसे पीछे से कोई हाथ आता है और छोटा डॉन के ऊपर ऐसे कंधे पर हाथ रखता है, और जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो बोला अमित सर हाथ हटाओ, बड़ा अजीब लग रहा है। अमित कर पागल है क्या, मैंने हाथ कहाँ रखे, हाथ तो आगे दोनों। पीछे जैसे ही पलटा छोटा डॉन, एकदम से वही तानवी की खतरनाक आत्मा, ये वो आत्मा है जिसके पूरे शकल एकदम उधला हुआ सा, सिर्फ दांत चमक चमक के दिख रहे हों, आंखें बिल्कुल एकदम से लाल, लंबे लंबे से बाल, और हल्की से वो चांद की रोशनी जब पड़ रही उसके ऊपर इतनी भयावह
एकदम से बिल्कुल पागल हो गया छोटा डॉन और देखा और भागा, और भागता भागता कितना भागता, जैसे छत के ऊपर भाग रहा है, लेकिन ये चीज उसको नहीं दिख रही अमित को, ये सिर्फ दिख रही छोटा डॉन। छोटा डॉन को बोलता है पागल हो गए, कहाँ भाग रहा हूं, हम बैठे हैं ना, कोई नहीं है। छोटा डॉन कहता तुम पागल, तेरे पीछे खड़ी है। बोलता नहीं है, बोला खड़ी है। और इसी चक्कर में छोटा डॉन अमित का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करता, अमित रोकता है लेकिन छोटा डॉन रुकता नहीं है। थोड़ी देर के बाद जैसे छोटा डॉन एकदम से कांपने लगा, दोनों एक जगह रुक चुके हैं छत पर ही, एकदम से कांपने लगा और अचानक से छोटा डॉन जैसे इस छत के ऊपर हवा में उड़ने लगा। ये अमित ने जैसे ही देखा, अब इसको पता चल गया कि सच में जैसे तान्वी की आत्मा आ चुकी हो। और अमित वहां से भागा, और जैसे ही वो भागा पीछे की तरफ मुड़ कर देखा तो देखता क्या है कि छोटा डॉन ऊपर से जैसे किसी ने उसको नीचे फेंका और एकदम से सर के बल, ऐसे पलट का सर के बल फेंका तो झड़म से पूरा ये सर का खोपड़ा फट कर नीचे हाथ में आ गया। और ये अमित देख कर वो दहशत में आया, और दहशत में आते ही वो बेहोश जैसा होने ही वाला था कि फट 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 जीने से उतरता 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 कमरे की तरफ भाग रहा था कि अचानक तान्वी की आत्मा जीने से जो कोना होता है उस कोने की तरफ आती है और एकदम से इसके सामने खड़ी होकर इसको यूं धक्का देती है कि हवा में उल्टा उल्टा ही छत की तरफ भागता चला जाता है। अब अमित को पता चल गया था कि मेरा बचना मुश्किल है। आज अमित के साथ वो सब करा गया है जिसको कभी सोचा नहीं गया होगा। बहुत जैसे कोई आत्मा किसी इंसान के साथ धीरे धीरे बदला ले रही हो, मारना नहीं चाह रही है लेकिन मारना भी चाह रही है। उसके इन गालों पर बहुत मारती, पहले बालों को नोच लेती, पैरों पर मारती, जैसे पैर को पकड़ती तो पैरों को लड़ा देती खंभों से, जैसे कि वो अमित के शरीर को हल्का कमजोर कर रही हो, लेकिन मार नहीं रही थी। छोटा डॉन मर चुका है, उसका सर फट चुका है और ये अमित देख चुका है और वो दहशत में है। और अमित वहां से भागने की कोशिश करता है। इस बार तान्वी की आत्मा उसको भागने का मौका देती है और वो जीने से उतर कर बाहर की तरफ आता है, जैसे कि उसको कुछ न देख रहा हो। वो पूरी तान्वी की आत्मा के इशारों पर दौड़ रहा हो और उसी के बनाए हुए मायाजाल में भाग रहा हो, कुछ ऐसा लग रहा था। और अमित भागता 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 ये उधर ही की तरफ जा रहा है जिधर इसने वो दुष्कर्म तान्वी के साथ करा था। ये भागता 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 इसके अंदर जैसे कोई आत्मा प्रवेश कर जाती है, उसके शरीर को इतना भगाती है कि भागाते भागाते ये वहीं आता है उसी बाग में जहां पर तान्वी खत्म हुई थी, जहां पर तान्वी के साथ रेप हुआ था। ये विवेक से पूछती है रोते रोते, 3 को तो मैंने मार दिया, अब तुम बचे हो, बोल तुझे भी मार दूं। तुम इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता भी था कि मेरे सपने क्या हैं, तुम्हें पता भी था कि मैं कहाँ की हूं, तुम्हें पता भी था कि मैंने इतना सब कुछ ही जो प्रयत्न करा है ये किसके लिए करा है। मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं अपने सपने को कैसे पूरा करूंगी। वो मेरे सपने, वो मेरे माँ बाप, वो मेरे उम्मीदें सब खत्म कर दी तुम लोगों ने। क्या पाया? सिर्फ इतना कि तुमकी हवस पूरी हो गई, बस इतनी सी बात। तो इतने में जो अमित है वो बोलता है कि तुझको क्या लगता है कि मैंने मारा है? अरे असलियत तो जानो, मैंने नहीं मारा है, मारा किसी और ने है। इन तीनों की भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, असली कोई और इंसान है। तो तान्वी बोलती है कि मुझे पता है कि मुझे किसने मारा है, तुम ही 4 लोग थे मेरी आंखों के सामने और तुम ही चारों ने मुझे मारा है। 3 को मैं मार चुकी हूं, आज मैं तुम्हें भी मारूंगी, लेकिन मैं मारते मारते अपनी अधूरी इच्छा को क्योंकि पूर्ण कर रही हूं और इस संसार को छोड़कर अब चली जाऊंगी। तो अब मैं तुमको ये बताना चाहती हूं कि मेरे साथ तुमने गलत किया है और अब तुम भी इसी तिल तिल मरोगे इस पूरे जीवन यही संसार में। और ये बात जैसे ही बोलकर वो आत्मा बहुत तेज हंसती है, जैसे कि अपनी अधूरी इच्छा को पाकर उसको मारकर अपनी इच्छाओं को तृप्त कर कर इस दुनिया से चली ही जाएगी। तब तक अमित ने एक लाइन बोल दी, इस लाइन ने तान्वी को अंदर से झकझोर दिया। अमित बोलता है कि इन सब में प्लान बनाने वाली तुम्हारी खास बेस्ट फ्रेंड नायरा थी। ये बात जैसे ही तान्वी को पता चलती है जैसे वो हिल गई हो पूरा, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं करती है, वो बहुत बिलक बिलक कर रो रही होती है और बोलती है कि तुम अपने आप को बचाने के लिए मुझसे बोल रहे हो। और वो अमित को मार देती है। मारने के बाद क्योंकि आत्मा है उसको सब पता चल जाता है कि कैसे होती है, कैसी मेरी मौत हुई, किसकी मेरी प्लानिंग हुई। वो सब कुछ देखती है, पुराने पास्ट को देखती है और उसको क्लियर पता चल जाता है कि सच में मुझे मारने वाली नायरा थी। हालांकि अभी तक उसकी नज़र इस एंगल पर कभी नहीं गई थी कि नायरा भी उसको मार सकती है क्या, तो उसकी नज़र में कब नायरा आई ही नहीं। यही 4 लोग आए थे जिन्होंने इसके साथ दुष्कर्म करा और जो लोग मौजूदा हालात में थे वहां पर। आज इसने चारों को तो खत्म कर दिया,
जिस कदर अपनी अधूरी इच्छा को तृप्त करके इस दुनिया से जाने वाली थी, आज फिर से किसी ने इसको रोक लिया। अभी भी नायरा बाकी है। अब वो नायरा उसकी जिंदगी की इतनी अच्छी लड़की थी कि जिसको ये मारना भी नहीं चाहती। ये सोची भी नहीं थी कि नायरा मुझे मार सकती है। और तानवी की आत्मा धीरे धीरे चलते चलते उस पीजी रूम में जाती है। पीजी रूम में नायरा बैठी हुई होती है, सकपका रही होती है, जैसे कि उसके पास कोई हो ना, जैसे कि 2 के 2 खत्म हो गए हों और 2 लोगों ने बहुत दिनों से भी कांटेक्ट नहीं किया, ना कभी मिले ना कॉलेज में, लेकिन ना उनके मरने की खबर आई है, ना उनसे कोई बातचीत ना हो पाई है। ये चीज़ नायरा को बड़ी अंदर से खल रही है। जैसे कोई हल्की सी खनक, एक हल्की सी उसके कपड़ों की झनकार जो तानवी के वहाँ पर रखे हुए थे या पड़े हुए थे कुछ उसकी चीज़ें, वहाँ से जो खनक की आवाज़ आती है, ये चीज़ एकदम से इसको हड़बड़ा देती है नायरा को। और नायरा को अंदर से लगता है कि पता नहीं कौन इंसान रात में यहाँ पर कोई चीज़ हिल कैसे सकती है। लेकिन उसको नहीं पता कि तानवी सच पे आज उसके घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। और जैसे ही तानवी इसके पास आती है, नायरा के पास बैठती है, हालांकि नायरा को दिखाई नहीं पड़ रही, नायरा के पास बैठती है, उसके हाथ पर हाथ रखती है और रोती है, बहुत रोती है और सब बोल रही होती है। नायरा को दिख नहीं रही होती, लेकिन बार बार फूट फूट कर रो रही होती है कि तुमने नायरा ऐसा क्यों करा? अगर तुम बोलती तो मैं तुमको सब कुछ देती, लेकिन तुमको मुझे मरवाने की क्या जरूरत पड़ी? वो रो रही होती है। अचानक से उसका रुद्र ये खत्म होता है और वो अपने आक्रोश में आती है और नायरा के सामने एकदम से प्रस्तुत हो जाती है। और नायरा जैसे ही उसको देखती है, उसकी हालत खराब हो जाती है कि तानवी की आत्मा, वो भी उसके कमरे के अंदर, वो डर कर एकदम बेहोश जैसे होने वाली होती है। तब तक उसकी आत्मा नायरा को पकड़ती है, शरीर के अंदर प्रवेश करके उसको जैसे अंदर से निचोड़ रही होती है। लेकिन कुछ ही पलों में सुबह हो जाती है और जैसे ही सुबह हुई, वो आत्मा नायरा को छोड़ती है और वहां से भाग जाती है। ये सुबह वो थी, ये सुबह की वो किरण थी जिसने नायरा को एक नई जिंदगी दी। रात होती तो सच में आज वो खत्म हो चुकी होती, लेकिन वो सूरज की किरणें उस आत्मा को यहां से भगा देती हैं और नायरा अपने आप को उसी बेड पर पड़ी हुई देखती है। और जैसे उसकी आंखें दोबारा से खुलती हैं, वो देखती है कि आसपास कोई नहीं है। वो दरवाजा तुरंत खोलती है और बाहर की तरफ भागती है। अब नायरा अपने बचाव में कुछ नहीं कर पा रही थी। आज तो उसके साथ वो हो चुका था रात में, जो सच में वो सोच रही थी कि तानवी की आत्मा आएगी और मुझे खत्म करके चली जाएगी। नायरा आती है, कई लोगों से इस चीज के बारे में बताती है, अपने जो जुर्म उसने करा उसको कबूल करती है और जुर्म कबूल करने के बाद इसका संपर्क होता है एक ऐसे तांत्रिक बाबा से जो सच में इसकी मदद कर सकता है उस तानवी की आत्मा से। और तानवी की आत्मा से बचने के लिए ये बाबा से संपर्क करती है, बाबा से मिलती है और बाबा से हर एक चीज के बारे में जिक्र करती है। तो बाबा इसको एक विद्या के बारे में बताते हैं। ये एक ऐसी विद्या है जिसमें अगर कोई इंसान उस विद्या को सिद्ध कर ले और सिद्ध करने के बाद उस आत्मा के बने हुए, जहां पर से गड़ी हुई होती है जो शरीर, उसके शरीर पर से वो हड्डियां निकाल ले और वो हड्डी पर एक क्रिया होती है, उस क्रिया को लगभग 1 दिन तक पूर्ण रूप से करना चालू कर दे, तो उसके उस आत्मा पर कंट्रोल बना सकती है। और यही क्रिया, ये वो मंजर है जब नायरा रात के 12 बजे के आसपास अपने गुरु मंत्र यानी गुरु जी की शिक्षा लेने के बाद वो सिद्ध करती है और वहां जाती है जहां पर नायरा को दफनाया गया था। वहां से उसको खोदती है, हिम्मत आ जाती ना अंदर से जब आप मरने वाले होते हो। खोदती है, उसका कंकाल मिलता है। अब इस बीच में कहीं आत्मा ना आ जाए, इसलिए बाबा जी ने उसको कई सारे ताबीज बांध दिए थे। हालांकि तानवी की आत्मा थी, लेकिन वो नायरा का कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पास कवच बंधे हुए थे। और वो जाती है, उसके जो अपना शरीर था उससे हड्डी निकालती है और हड्डी निकालकर बाबा जी का जो मठ था वहां पर आती है और उस तंत्र विद्या पर काम करना चालू कर देती, साधना करना चालू कर देती है, जिससे वो तानवी की आत्मा पर कंट्रोल बना पाए। समय बीतता है, सिद्धि हासिल हो जाती है और सिद्धि हासिल होने के बाद वो एक और क्रिया करने वाली है। इस क्रिया करने के बाद अगर ये क्रिया सच में हो जाए तो तानवी की आत्मा उसके पास आ जाएगी और जैसे ही वो आएगी, वो जो बाबा जी हैं वो उसको गुलाम बना लेंगे और गुलाम बनाने के बाद उसको कैद में कर लेंगे, जिससे नायरा की आत्मा को, नायरा की जान को बचाया जा सके। ये तरीका था। लेकिन इसकी बहुत आगे लंबी स्टोरी हो सकती है, मैं आपको बताता चला जाऊंगा। इसमें बहुत कुछ आगे है। अभी इसके अंदर ऐसा है कि जैसे वो जो नायरा है, नायरा जब सिद्धियां हासिल कर लेती है तो जो तानवी की आत्मा आती भी है, लेकिन तानवी की आत्मा को बुलाने का जो षड्यंत्र था वो असल में नायरा नहीं कर रही होती है, बल्कि बाबा तांत्रिक का ही प्लान है। क्योंकि बाबा तांत्रिक को एक ऐसी महिला की, एक ऐसी लड़की की आत्मा चाहिए जो अभी कभी किसी इंसान के साथ संभोग नहीं करी है, जिसकी शादी नहीं हुई है,
जो बड़ी ही खूबसूरत है, उस आत्मा के साथ ये कोई एक क्रिया करना चाह रहा है जो एक तांत्रिक क्रिया है। ये इसको कहीं से वो लड़की मिल नहीं रही थी। वो तो बड़ी किस्मत रही कि वो नायरा नाम की लड़की इस तांत्रिक के पास आती है और जिक्र करती है, तो इसके वो उद्देश्य का हिस्सा पूरा हो जाता है जो बहुत दिन से आस लगाए बैठा था कि कोई एक ऐसी लड़की जो मारी गई हो, जिसकी अधूरी इच्छा हो, और उस अधूरी इच्छा के साथ साथ उसके साथ किसी ने कुछ गलत करा ना हो, अपने प्रेम के तहत किसी ने रेप कर दिया हो, वो बात अलग है। उसने खुद किस वजह से कभी अपने शरीर को किसी के सामने सौंपा ना हो। हालांकि बाबा इसकी आत्मा को भी पा जाता है, नायरा के साथ कुछ ऐसा कर देता है कि तानवी की आत्मा को लगता है कि नायरा ही गलत है, और नायरा ने वहां पर भी मारा और यहां पर भी मारा, और वो नायरा को भी मरवाती है। ये भी एक बड़ी स्टोरी है। नायरा को भी मरवाती है, फिर ये आत्मा को कैद में कर लेता है और इस आत्मा से 5 या 6 ऐसे गंदे काम कराता है जो पूरे समाज में इतने खतरनाक थे कि जब भी किसी ने सुना उस इंसान के रूह कांप गई। वो 5 काम कुछ ऐसे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, और अगर मैं बता दूं